गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम कमलेश कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से जीव विज्ञान प्रवक्ता। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की जीव विज्ञान विषय से संबंधित। तो पहला पॉइंट आता है कि जीव विज्ञान क्या है। सीधा सा नाम से क्लियर है, जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का मतलब था कि सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस कहलाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम देखिए लैमार्क एक वैज्ञानिक हैं और टेबेरेनस ने 1802 में किया था। इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया। अब देखिए बायोलॉजी, तो बायोस मीन्स होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन अर्थात, और लोगोस, लोगोस का मतलब अध्ययन या स्टडी। दोनों से मिलकर शब्द बन गया बायोस प्लस लोगोस मिलकर बायोलॉजी शब्द बना। तो देखिए बायोलॉजी का मतलब हुआ जीवों का अध्ययन करना। अब देखिए जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। क्योंकि जीव बहुत सारे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, इसलिए जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में डिवाइड कर दिया गया। तो पहली या प्रथम जो शाखा आएगी उसका नाम क्या होगा, वनस्पति। क्योंकि पेड़ पौधे, क्योंकि हमारा जीवन किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर ही जंतुओं का निर्भर होता है। कैसे, आगे बात अभी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वनस्पति विज्ञान जिसको हम कहते हैं बॉटनी। तो शब्द बॉटनी जो शब्द है की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक बॉस्किन शब्द है, एक शब्द है बॉस्किन से हुई है जिसका अर्थ होता है चराना। चराना अर्थात जानवर, आपने देखा होगा क्या घास फूस चरते हैं, सीधी सी पॉइंट है। घास फूस को क्या करते हैं, खाते हैं, ईटिंग करते हैं, उसी को चरना हम बोलते हैं। हर्बेसियस जो प्लांट है उनको ये चीज करते हैं। तो देखिए जब तक पौधे नहीं होंगे तब तक जंतुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पृथ्वी पर आने के लिए पहले जंतुओं की आवश्यकता है या पौधों की, देखा जाए तो पौधों की, क्योंकि पौधे ही एक ऐसा माध्यम है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप अर्थात ग्रहण या रिसीव करने की क्षमता रखते हैं। इसी से और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात संपादित करते हैं, और जो कि भोजन बनता है जंतुओं के लिए और वो पौधे अपने लिए भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पहले हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान अर्थात पादपों का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे देखिए एक वैज्ञानिक हैं थियोफरेस्टस, इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। एक इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया, इसीलिए वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफरेस्टस को कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की सबसे पहले नींव रखने वाले ये वैज्ञानिक थे। ये तो थी प्रथम शाखा अर्थात वनस्पति विज्ञान। देखिए जिस प्रकार हमने वनस्पति को देखा उसी प्रकार हम जंतु की बात करेंगे। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, दैट इज वाई आप कह सकते हैं जोन का मतलब होता है एनिमल, लोगास माने अध्ययन अर्थात जंतुओं का अध्ययन करना। तो देखिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक एक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमैलिया। हिस्टोरिया एनिमैलिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में लगभग 500 जंतुओं का, लगभग 500 जंतुओं का उनकी रचना कैसी, उनकी बनावट है, उनका कैसा स्वभाव है अर्थात किस प्रकार की हैबिट में वो रहते हैं, उनका वर्गीकरण किया, जनन आदि का अध्ययन किया, आदि के आधार पर कह सकते हैं वर्णन किया। अर्थात उनकी रचना कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, वर्गीकृत कर दिया। इसीलिए कह सकते हैं अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु कहलाए। तो देखिए जंतु विज्ञान की बात किया हमने, वनस्पति विज्ञान की किया, और दोनों को मिला दिया जाए तो कहा जाता है
जीव विज्ञान, क्योंकि पौधों में भी जीवन है और जंतुओं में भी जीवन है, दोनों में जीवन है, इसलिए दोनों शाखाएं जब मिल जाती हैं आपस में तो विषय बन जाता है जीव विज्ञान। ये तो सामान्य अध्ययन हम लोगों ने विषय से संबंधित जाना। देखिए, अब हम बात करेंगे कक्षा 11 की जो जीव विज्ञान की प्रथम इकाई है, जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता, अर्थात विविधता शब्द है तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। सबसे पहला इसमें जो लेसन आता है वो आता है सजीव जगत। तो देखिए, सजीव जगत क्या है इसको आप समझें, पहले समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। आप कह सकते हैं जीव भौतिक व रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को, देखिए, भौतिक व रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। भौतिक और रासायनिक जो पदार्थ हैं कोशिका के अंदर, एक जटिल प्रकार की इकाई आप जिसे कहते हैं, जिसे हम जीव द्रव्य कहेंगे। जीव द्रव्य हमेशा सक्रिय रहने वाले एक परिवर्तनशील अवस्था होती है, अर्थात जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या हमेशा इरिटेबिलिटी अर्थात उत्तेजनशीलता यानी परिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है तथा यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता रहता है, जो भी एनर्जी की कमी होती उसकी भी पूर्ति करता है। ये तो सामान्य बात सजीव जगत के प्रत्येक जीव के अंदर ऐसी घटना होती है। अब बात हम इसको शार्ट में थोड़ा सा कर लेते हैं कि वास्तविक सजीव है क्या। तो आप कह सकते हैं सजीव की एक परिभाषा बनी जो आपके पास ये नीचे देखिए लिखी हुई है। जीव स्वप्रतिकृति, स्वप्रतिकृति का मतलब होता प्रजनन करके अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की टेंडेंसी अर्थात क्षमता, जिसे हम कहेंगे स्वप्रतिकृति। विकासशील, अभी आपने इसमें देखा विकासशील, विकासशील का मतलब है इंटरनल वृद्धि शरीर, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपना जीवन कहाँ से शुरू करता है, एक कोशिका से शुरू करता है और कोशिका लगातार विभाजन हो करके बहुकोशिकीय जीव बन जाता भी है। बहुत से जीव एक कोशिकीय ही रह जाते हैं और जो लोग विभाजन नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने विभाजन किया वो बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपने क्या कहा, स्वप्रतिकृति, विकासशील एवं स्वनियमनकारी। स्वनियमनकारी का मतलब है वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलन करने की क्षमता अर्थात टेंडेंसी। पारस्परिक कह सकते हैं क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है या होती है। तो ऐसा जीव आप कह सकते हैं सजीव क्या चीज कहलाई, जिसमें स्वप्रतिकृति, विकासशील व स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जिसमें बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। देखिए, ये सटीक परिभाषा कंप्लीट अगर सजीव की बात किया जाए। अब बहुत से लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे मान लिया बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की उनमें क्षमता नहीं, क्या वो सजीव नहीं है? बिल्कुल सजीव हैं। देखिए, ये कंप्लीट परिभाषा इसीलिए मैंने कहा लगेगी। वो हो सकता संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य चीज तो विकासशील क्रिया का तंत्र तो लागू है, यानी स्वनियमनकारी चीज तो उसमें है, ऐसा नहीं। ये तो तीन वर्ड मेन जो आते हैं एक कंप्लीट जीव की, सजीव की परिभाषा को डिनोट करते हैं। देखिए, अब बात हम करेंगे और समझेंगे कि वास्तविक कोई सजीव है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी और कैसे उसके लक्षण क्या होंगे, और आगे बात करें तो देखिए, सबसे पहला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें सबसे पहला पॉइंट आता है कोशिकीय संरचना अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिका का सिद्धांत लागू होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने वायरस है तो वायरसों को हम नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, तो देखिए कोशिका सिद्धांत वहां पर एप्लीकेबल नहीं है।
मेन पॉइंट ये आता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात प्रत्येक प्राणी में कोशिका का होना जरूरी है, अर्थात सजीव। तो कह सकते हैं हम जीवन से संबंधित समस्त जैविक क्रियाएं, जीवन से संबंधित समस्त जैविक क्रियाएं भौतिक व रासायनिक संगठन पर निर्भर करती हैं। जो फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन है इस पर निर्भर करती हैं। यदि हमें इस संगठन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी चीज से या टेस्ट ट्यूब या कहीं पर भी एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन वो चीज पता नहीं है अभी। तो सबसे पहला पॉइंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात क्या आती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कोशिकीय संरचना, कोशिका का पाया जाना। पहला पॉइंट ये आता है, जब कोशिका आपके पास है तो कोशिका खाली तो होगी नहीं, उसके अंदर क्या भरा होना चाहिए, जीव द्रव्य आता है, अर्थात प्रोटो और प्लाज्म। प्रोटो माने पहले और भरा हुआ तरल पदार्थ। तभी जब तरल पदार्थ भरा होगा तभी जैविक क्रियाएं या इरिटेबिलिटी होगी, इसके अंदर उत्तेजनशीलता आएगी। तभी हम कह सकते हैं जीवन चक्र हमारा या जीवन जो चक्र है, लाइफ साइकिल है, तभी चल पाएगी। जैसे श्वसन का होना, प्रजनन का होना, उपापचय अर्थात कह सकते हैं समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या आया, जीव द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य की उत्तेजनशील अवस्था को ही हम जीवन कहते हैं। जीव द्रव्य की उत्तेजनशील अवस्था को ही हम लाइफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ये बनकर आ गया। और जब जीव द्रव्य है, इरिटेबिलिटी है उसमें, तो समस्त क्या होंगी, जैविक क्रियाएं अर्थात मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर होंगी। उसी के अंतर्गत अगर देखें संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी भी होगी, अनुकूलन होगा, पोषण भी चाहिए, क्योंकि उसके सभी चीजों को मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रही हैं इसको संपूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से आएगी, पोषण से हमें ऊर्जा मिलेगी यहाँ पर, इसलिए पोषण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने देखिए यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोशिकीय संरचना होना चाहिए, उनमें जीव द्रव्य होना चाहिए, उनमें पोषण ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, तभी जीवन चक्र चल पाएगा। और साथ में ग्रोथ, साइज और कह सकते हैं शेप और साइज में वृद्धि भी होती रहती है, इसीलिए। और अब देखिए मान लिया हमने क्या, एक कोशिका कोई है, इस टाइप से मान लिया गया। अब कोशिका के अंदर देखिए संपूर्ण रूप से चलाने के लिए क्या है, केंद्रक होता है, और इधर भरा हुआ बहुत सारा द्रव्य और बहुत से कोशिकांग हैं, आपने पढ़ रखा है इससे पहले, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है, इन दोनों में गहरा संबंध होता है, एक दूसरे में संबंध होता है। यह जो केंद्रक है ये वृद्धि करना चाहता है, ये क्या करना चाहता, वृद्धि करना चाहता, तो इसके ऊपर दबाव डालता है। कोशिका द्रव्य भी, ये जो कोशिका के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं ये भी सब वृद्धि करना चाहते हैं, ये इसके ऊपर दबाव डालते हैं। एक दूसरे पर जब दबाव डालते हैं तो इस दबाव की वजह से कोशिका में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से कोशिकाएं क्या 4 बन जाएंगी, 4 से 8 बन जाती हैं, 8 से ऐसे 16 बन जाएंगी, 16 से ऐसे 32 कोशिकाएं, लगातार कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं। इस प्रकार से कोशिका का विभाजन कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजन कंटिन्यूएशन चलने से संबंध यह नहीं है कि पूरा होल लाइफ चलता रहेगा। जैसे मनुष्य की बात किया जाए तो कोई किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक लिमिटेड समय तक बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है, रिएक्शन अर्थात कांस्टेंट हो जाता है। तो एक निश्चित समय तक अर्थात लिमिटेड ही ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि जो हमारी सेल्स थी, सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म, जो भी जीव द्रव्य भरा था, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रह जाता है, एक तरीके से ह्रास ऊर्जा का होने लगता है। तो हमारा जो शरीर है वो इस तरीके से हम लोगों ने जीवन के बारे में थोड़ी सी बात किया यहाँ पर कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, कम से कम इनके अंदर ये कुछ क्रियाएं तो होनी ही चाहिए। जिसको आपने देखा ये सभी क्रियाएं आवश्यक हैं और सजीवों के अंदर होने वाली ये समस्त जैविक क्रियाएं हैं। देखिए अब हम बात करेंगे
कि जो सजीव हमारे थे, सजीव पदार्थ, तो सजीव पदार्थ में कौन कौन सी चीजें हैं? तो मेनली दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, एक कार्बनिक पदार्थ, दूसरे अकार्बनिक पदार्थ। तो हमने लिख रखा है सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक दो प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। इनमें कार्बन यौगिक, इनमें कार्बन यौगिक का मतलब कार्बनिक पदार्थों से हमारा मतलब है, कार्बनिक जो यौगिक अर्थात कह सकते हैं जिनमें प्रोटीन्स, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट्स का सजीव के निर्माण में योगदान होता है। तो देखिए प्रोटीन्स आपके पास जो आई, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तीन चीजें जो होती हैं ये कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं, जो मेजर अमाउंट में जीवों में पाई जाती हैं या होती हैं सजीव सेल्स की बात किया जाए। इसी प्रकार से हम बात करें अगर सजीव में अकार्बनिक यौगिकों अर्थात जल, लवण कह सकते हैं, इसी में अम्ल एवं क्षार का निर्माण में भी योगदान होता है। तो देखिए अकार्बनिक यौगिकों में जल आपके पास है, बहुत सारे साल्ट हैं, अम्ल भी हैं और इसी में कुछ क्षार भी हैं। तो अगर मोटे तौर पर यह बात देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 27 तत्व भाग लेते हैं, लगभग 27 तत्व भाग लेते हैं। इनमें से मुख्य 4 तत्वों की हम बात करेंगे। देखिए पहला जो आपके पास शीर्ष तत्व है, औसतन देखा जाए कार्बन, तो कार्बन की मात्रा अगर देखें 18.5% लगभग ये आपके पास है, ये बात कही जा रही है। ऐसे ऑक्सीजन की बात करें तो 65 अर्थात 65% है। ऐसे हाइड्रोजन की बात करें तो 9.5% की बात की जा रही है, एवं नाइट्रोजन की बात करें तो 3.3% मात्रा में मिले होते हैं। तो देखिए बनकर कौन कौन से तत्व हमारे आए, इनको देखना है आपको। तो मेन देखिए तत्व बनकर आपके पास आया कार्बन, आपके पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये देखिए एक शब्द बन गया खासकर जिसका नाम है चौन कह सकते हैं। तो जितने भी सजीव हैं इनका जो मेन स्केलेटल अर्थात कंकाल या ढांचा जो बना हुआ है वो इन्हीं का है। इसीलिए हम कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ये कौन से हैं, कंकालीय तत्व या स्केलेटल एलिमेंट हम भी इनको कह सकते हैं। मेजर अमाउंट में ये तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने आज जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से संबंधित चीजें बात की गई और जो फर्स्ट इकाई है उससे संबंधित बात किया, उसमें क्या चीजें हैं। पहला लेसन आपने देखा सजीव जगत, थोड़ा सा इसके बारे में हमने बताया। आशा और मुझे विश्वास है कि इसमें कई चीजें समझ में आई होंगी आपको, और 1 बाय 1 जो है हम लोग एक एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इनमें सभी में बहुत विविधता होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई आप कल्पना करें, आप सोचें एक आप हैं अपना किसी अन्य जीव से, जो सजीव आपके घर में मान लिया डॉगी है, डॉगी से तुलना करें आप और उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है। इन चीज़ों पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब आप अपनी बनावट से बात ना करें कि आपका शरीर इस तरीके से बना है, उसका शरीर बना हुआ, आप बायोलॉजिकली विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो आप काफ़ी देखेंगे विभिन्नता या वेरिएशन देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के पादप अलग अलग पाए जाते हैं। अर्थात हमारा अगला जो वीडियो आएगा हम डाइवर्सिटी से संबंधित बात करेंगे। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।